तो स्टूडेंट्स, शुरू करते हैं इंडिया पीपल एंड इकोनॉमी, भारत लोक और अर्थव्यवस्था पुस्तक से चैप्टर नंबर 6, वाटर रिसोर्स या जल संसाधन। ये चैप्टर आधा पार्ट 1 इसका हम पढ़ चुके हैं, तो इसका हम आगे को पढ़ेंगे पार्ट 2। तो ये वाटर रिसोर्स जो चैप्टर है उसका हम पार्ट 2 आज देखेंगे। तो चलिए स्टार्ट करेंगे। जल का पुनः चक्र और पुनः उपयोग, रिसाइकल एंड रीयूज ऑफ वाटर। तो पानी का हम किस तरीके से एक बार उपयोग करने के बाद दोबारा उसको कैसे उपयोग में लाया जा सकता है, इस बारे में है। पुनः चक्र और पुनः उपयोग दूसरे रास्ते हैं जिनके द्वारा अलवणीय जल की उपलब्धता को सुधारा जा सकता है। कम गुणवत्ता के जल का उपयोग, जैसे शोधित अपशिष्ट जल, उद्योगों के लिए एक आकर्षक विकल्प है और जिसका उपयोग शीतलन एवं अग्निशमन के लिए करके वे जल पर होने वाली लागत को कम कर सकते हैं। इसी तरह नगरीय क्षेत्रों में स्नान और बर्तन धोने में प्रयुक्त जल को बागवानी के लिए उपयोग में लाया जा सकता है। वाहनों को धोने के लिए प्रयुक्त जल का उपयोग भी बागवानी में किया जा सकता है। इससे अच्छी गुणवत्ता वाले जल का पीने के उद्देश्य के लिए संरक्षण होगा। वर्तमान में पानी का पुनः चक्रण एक सीमित माप में किया गया है, फिर भी पुनः चक्रण द्वारा पुनः पूर्ति योग्य जल की उपादेयता व्यापक है। तो हम लोग जिस तरीके से यहाँ पर स्नान, नगरीय क्षेत्रों में स्नान और बर्तन धोने के लिए प्रयुक्त बागवानी के लिए उपयोग में लाया जा सकता है, तो एक बार यूज करने के बाद उस पानी को आप दोबारा भी यूज किया जा सकता है। तो रीयूज एंड रिसाइकिल के बारे में बात इसमें चल रही है। क्रियाकलाप घर में करें। अपने घर में विभिन्न कार्यों के लिए उपयोग में लाए गए जल की मात्रा को देखिए और वे तरीके बताइए जिनके विभिन्न कार्यों के लिए जिनसे विभिन्न कार्यों के लिए इस जल का पुनः उपयोग व चक्र किया जा सकता है। तो इस तरीके से आप कर सकते हैं। कक्षा अध्यापकों को जल के पुनः चक्रण और पुनः उपयोग पर एक चर्चा आयोजित करनी चाहिए। एक डिबेट भी आप इसके ऊपर कर सकते हैं। तो इसे किसी दिन हम करेंगे लाइव में, लाइव डिबेट हम इसमें करेंगे यूट्यूब पर ही। जल संभर प्रबंधन, जो आपका रेन जो वाटर की जो हार्वेस्टिंग है उस बारे में हम बात करेंगे। मैनेजमेंट के बारे में इसमें बात करेंगे। वाटरशेड मैनेजमेंट। जल संभर प्रबंधन से तात्पर्य मुख्य रूप से धरातलीय और भौम जल संसाधनों के दक्ष प्रबंधन से है। जो आपका सरफेस वाटर है और ग्राउंड वाटर है, उन दोनों के मैनेजमेंट से बात आ रही है यहाँ पर। इसके अंतर्गत बहते जल को रोकना और विभिन्न विधियों जैसे अंतःस्रवण, तालाब पुनर्भरण, कुओं आदि के द्वारा भौम जल का संचयन और पुनर्भरण शामिल है। तथापि विस्तृत अर्थ में जल संभर प्रबंधन के अंतर्गत सभी संसाधनों, प्राकृतिक जैसे भूमि, जल, पौधे और प्राणियों, और जल संभर सहित मानवीय संसाधनों के संरक्षण, पुनरुत्पादन और विवेकपूर्ण उपयोग को सम्मिलित किया जाता है। जल संभर प्रबंधन का उद्देश्य प्राकृतिक संसाधनों और समाज के बीच संतुलन लाना है। जल संभर व्यवस्था की सफलता मुख्य रूप से संप्रदाय के सहयोग पर निर्भर करती है। केंद्रीय और राज्य सरकारों ने देश में बहुत से जल संभर विकास और प्रबंधन कार्यक्रम चलाए हैं। इनमें से कुछ गैर सरकारी संगठनों द्वारा भी चलाए जा रहे हैं। तो जल संभर जो है, जो मैनेजमेंट का काम है, वो भारत सरकार द्वारा चलाए जा रहे हैं। उसके लिए अलग अलग नाम उनके दिए गए हैं। जैसे हरियाली एक प्रोजेक्ट चलाया गया है, केंद्र सरकार द्वारा प्रवर्तित जल संभर विकास परियोजना है, जिसका उद्देश्य ग्रामीण जनसंख्या को पीने, सिंचाई, मत्स्य पालन और वन रोपण के लिए जल संरक्षण के योग्य बनाना। परियोजना लोगों के सहयोग से ग्राम पंचायतों द्वारा निष्पादित की जाती है। तो हरियाली नाम की एक परियोजना चलाई जा रही है, जिसके आधार पर हम क्या कर सकते हैं, वाटरशेड मैनेजमेंट कर सकते हैं।
आगे है नीरू और मीरू, जल और आप कार्यक्रम आंध्र प्रदेश में और अरवारी पानी संसद अलवर राजस्थान में के अंतर्गत लोगों के सहयोग से विभिन्न जल संग्रहण संरचनाएं जैसे अंतःस्रवण तालाब, ताल, जोहड़ की खुदाई की गई है और रोक बांध बनाए गए हैं। तमिलनाडु में घरों में जल संग्रहण संरचना को बनाना आवश्यक कर दिया गया है। तो तमिलनाडु में जल संग्रहण संरचना मैंडेटरी है, आवश्यक है सभी के लिए। किसी भी इमारत का निर्माण बिना जल संग्रहण संरचना बनाए नहीं किया जा सकता। कुछ क्षेत्रों में जल संभर परियोजना, विकास परियोजना पर्यावरण और अर्थव्यवस्था का कायाकल्प करने में सफल हुई है। फिर भी सफलता कुछ की कहानियाँ हैं। तो कुछ ही कहानियों में सफलता है या कुछ ही कहानियाँ इसको दर्शाती हैं, मतलब कुछ ही लोग ये काम कर रहे हैं। अधिकांश घटनाओं में कार्यक्रम अपनी उदीयमान अवस्था पर ही है। देश में लोगों के बीच जल संभर विकास और प्रबंधन के लाभों को बताकर जागरूकता उत्पन्न करने की आवश्यकता है और इस एकीकृत जल संसाधन प्रबंधन उपागम द्वारा जल उपलब्धता सतत पोषणीय आधार पर निश्चित रूप से की जा सकती है। तो आगे बढ़ेंगे। वर्षा जल संग्रहण। अब आता है रेन वाटर हार्वेस्टिंग। वर्षा जल संग्रहण विभिन्न उपयोगों के लिए वर्षा के जल को रोकने और एकत्र करने की विधि है। तो बारिश का जो पानी है उसे हम किस तरीके से रोकें और कैसे उसका उपयोग करें, रिसाइकल उसे कैसे किया जाए। इसका उपयोग भूमिगत जल भ्रंतों के पुनर्भरण के लिए भी किया जाता है। यह एक कम मूल्य और पारिस्थितिकी अनुकूल विधि है जिसके द्वारा पानी की प्रत्येक बूंद संरक्षित करने के लिए वर्षा जल को नलकूपों और गड्ढों और कुओं में एकत्र किया जाता है। वर्षा जल संग्रहण पानी की उपलब्धता को बढ़ाता है, भूमिगत जल स्तर को नीचा होने से रोकता है, फ्लोराइड और नाइट्रेट्स जैसे संदूषकों को कम करके अवमिश्रण भूमिगत जल की गुणवत्ता बढ़ाता है, मृदा अपरदन और बाढ़ को रोकता है। यदि इसे जल भ्रंतों के पुनर्भरण के लिए उपयोग किया जाता है तो तटीय क्षेत्रों में लवणीय जल के प्रवेश को रोकता है। देश के विभिन्न समुदाय लंबे समय से अनेक विधियों से वर्षा जल संग्रहण करते आ रहे हैं। ग्रामीण क्षेत्रों में परंपरागत वर्षा जल संग्रहण सतह संचयन जलाशयों जैसे झीलों, तालाबों, सिंचाई तालाबों आदि में किया जाता है। राजस्थान में वर्षा जल संग्रहण ढांचे जिन्हें कुंड अथवा टांका, एक ढका हुआ भूमिगत टंकी के नाम से भी जाना जाता है, जिनका निर्माण पर अथवा गांव के पास या घर में संग्रहित वर्षा जल को एकत्र करने के लिए किया जाता है। वर्षा जल संग्रहण के विभिन्न विधियों को समझने के लिए चित्र 6.4 देखिए। तो चित्र 6.4 को हमें देखना पड़ेगा। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं जो डायग्राम बना हुआ है 6.4 में। तो यहाँ पर जल संभर प्रबंधन द्वारा जल संरक्षण, तो जो वाटरशेड मैनेजमेंट है उसके द्वारा कैसे जल संरक्षण किया जाता है। यह है प्रस्तर कूप और यह है चेक डैम। तो यहाँ पर डैम बनाते हुए वाटर को मैनेज किया गया है। और यहाँ पर है झीलों द्वारा जल संरक्षण। तो यहाँ पर हम लोगों ने झील बनाई हुई है जिस पर हम वाटर रिजर्व कर रहे हैं। सर्विस कूप द्वारा जल संरक्षण, छत पर वर्षा जल संग्रहण हो रहा है। फिर उसके बाद सर्विस कूप है। फिर उसके बाद ये है आपका ब्रिक छनित्र। तो यहाँ पर इस तरीके से किया जा रहा है। और यहाँ पर पुनर्भरण कूप है। तो पुनर्भरण कूप में ऐसे भंडार टंकी लगाते हुए बालू छन्नी का और पुनर्भरण कूप
ये सब उपयोग किया जा रहा है। तो वर्षा जल संग्रहण की विधियां हैं ये 6.4 होना चाहिए था। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला है इसमें रोलेगन सिद्धि, अहमदनगर, महाराष्ट्र में जल संभर विकास एक वस्तुनिष्ठ अध्ययन। तो एक केस स्टडी यहाँ पर आई हुई है। तो इस केस स्टडी को एक बार देख लेते हैं कि ये केस स्टडी क्या कहती है वाटर मैनेजमेंट के बारे में। चलिए, महाराष्ट्र में अहमदनगर जिले में रोलेगन सिद्ध एक छोटा सा गांव है। यह पूरे देश में जल संभर विकास का एक उदाहरण है। तो रोल मॉडल बन चुका है ये गांव। 1975 में यह गांव गरीबी और शराब के गैरकानूनी व्यापार जाल से जकड़ा हुआ था। उस समय गांव में परिवर्तन आया जब सेना का एक सेवानिवृत्त कर्मचारी उस गांव में बस गया और जल संभर विकास का कार्य आरंभ किया। उसने गांव वालों को परिवार नियोजन और ऐच्छिक श्रम, खुली चराई, वृक्षों की कटाई रोकने और मद्य निषेध के लिए तैयार किया। तो उन्होंने, जो फौजी थे रिटायर्ड, तो उन्होंने बहुत से यहाँ पर चेंजमेंट किए। अगला है ऐच्छिक श्रम, आर्थिक सहायता के लिए सरकार पर कम से कम निर्भर रहने के लिए आवश्यक था। उस स्वयंसेवी के कथनानुसार इसने परियोजनाओं की लागत का समाजीकरण कर दिया। जो व्यक्ति गांव के बाहर काम कर रहे थे उन्होंने भी प्रति वर्ष 1 महीने का वेतन देकर विकास में सहयोग दिया। तो उन्होंने भी 1 महीने का अपना वेतन देकर विकास में सहयोग देने लगे अपने गांव में। गांव में अंतःस्रावी तालाब के निर्माण के साथ कार्य शुरू हुआ। 1975 में तालाब में पानी नहीं रुक सका। तटबंध की दीवारें रिस रही थीं। तटबंध को स्वैच्छिक रूप से मरम्मत करने के लिए लोगों को एकत्र किया गया। लोगों की याद में पहली बार गर्मी में इसके नीचे 7 कुओं में जल भर गया। लोगों ने अपने नेता और उसके विचारों में अपना विश्वास दिखाया। नौजवानों का एक समूह बनाया गया जिसे तरुण मंडल कहा गया। समूह ने दहेज प्रथा, जातिवाद, छुआछूत पर प्रतिबंध लगाने का काम किया। शराब आश्वासन इकाई खत्म कर दी गई और मद्य निषेध लागू कर दिया गया। थान पर चारा देने पर जोर देकर खुली चराई पर पूरी तरह प्रतिबंध लगा दिया गया। गहन जल फसल जैसे गन्ने की खेती पर प्रतिबंध लगा दिया गया। कम पानी की आवश्यकता वाली फसलों जैसे दालें, तिलहन, कुछ नकदी फसलों को प्रोत्साहित किया गया। स्थानिक संस्थाओं के सारे चुनाव सर्वसम्मति के आधार पर शुरू कर दिए गए। इसने संप्रदाय के नेताओं को लोगों का पूर्ण प्रतिनिधि बना दिया। न्याय पंचायत प्रणाली स्थापित की गई। तब से कोई भी मुकदमा पुलिस को नहीं दिया जाता। 22 लाख रुपए की लागत से एक विद्यालय की इमारत का निर्माण केवल गांव के संसाधनों के उपयोग के लिए किया गया। उसके लिए कोई भी दान नहीं लिया गया। आवश्यकता पड़ने पर धन को कर्ज लेकर बाद में वापस कर दिया गया। गांव वालों को इस आत्मनिर्भरता से गर्व महसूस हुआ। गर्व की अनुप्रेरणा और ऐच्छिक भावना की इस अनुप्रेरणा से श्रम की हिस्सेदारी की एक नई प्रणाली का विकास हुआ। लोग कृषि कार्य में स्वेच्छा से एक दूसरे की मदद करने लगे। भूमिहीन श्रमिकों को रोजगार मिल गया और आजकल ग्राम अपने सीमावर्ती ग्रामों में उनके लिए भूमि खरीदने की योजना बनाते हैं। वर्तमान में जल पर्याप्त मात्रा में है। खेती फल फूल रही है। यद्यपि उर्वरकों और कीटनाशकों का उपयोग अत्यधिक हो रहा है। नेता के बाद कार्य जारी रखने के लिए वर्तमान पीढ़ी की समृद्धि को बनाए रखने की योग्यता के संबंध में प्रश्न उठता है। उनके शब्दों में इसका उत्तर मिलता है। रोलेगन के विकास की प्रक्रिया एक आदर्श गांव बनने तक नहीं रुकेगी,
बदलते समय के साथ लोग विकास के नए रास्तों को की ओर अग्रसर हैं। भविष्य में रोलेगन देश का एक अलग मॉडल प्रस्तुत कर सकता है। तो रोलेगन गांव में पहले स्थितियां बड़ी ख़राब थी। शराब माफिया थे और लोगों को ज़्यादा ध्यान नहीं रहता था अपने गांव के बारे में, लेकिन एक रिटायर्ड फौजी आते हैं और वहाँ पर परिस्थितियों को बदलने की कोशिश करते हैं और सारी चीज़ें ठीक हो जाती हैं। रोलेगन सिद्धि जल संभर विकास से पूर्व, जब यहाँ पर जल संभर कार्यक्रम नहीं हुआ था तो उससे पहले का ये दृश्य है। और जब रोलेगन सिद्धि जल संभर विकास के बाद जो आता है वो इस तरीके का हरियाली भरा हो गया है। समस्याओं को कम करने के उपागमों को अपनाने से क्या होता है, एक सफल कहानी बनती है। तो ठीक है, ये अच्छा एक एग्जाम्पल रहा। आगे बढ़ते हैं। बहुमूल्य जल संसाधनों के संरक्षण के लिए वर्षा जल संग्रहण प्रविधि का उपयोग करने का क्षेत्र व्यापक है। इसे घर की छतों और खुले स्थानों में वर्षा जल द्वारा संग्रहण किया जा सकता है। वर्षा जल संग्रहण घरेलू उपयोग के लिए भूमिगत जल पर समुदाय की निर्भरता कम करता है। इसके अतिरिक्त मांग आपूर्ति अंतर के लिए सेतु बंधन के कार्य के अतिरिक्त इससे भौम जल निकालने में ऊर्जा की बचत होती है, क्योंकि पुनर्भरण से भौम जल स्तर में वृद्धि हो जाती है। आजकल वर्षा जल संग्रहण विधि का देश के बहुत से राज्यों में बड़े पैमाने पर उपयोग किया जा रहा है। वर्षा जल संग्रहण से मुख्य रूप से नगरीय क्षेत्रों को लाभ मिल सकता है, क्योंकि जल की मांग अधिकांश नगरों और शहरों में पहले ही आपूर्ति आगे बढ़ चुकी है। उपयुक्त कारकों के अतिरिक्त विशेषकर तटीय क्षेत्रों में पानी की विलवणीकरण और शुष्क और अर्धशुष्क क्षेत्रों में खारे पानी की समस्या नदियों को जोड़कर अधिक जल के क्षेत्रों से कम जल के क्षेत्रों में जल स्थानांतरित करके भारत में जल समस्या को सुलझाने का महत्वपूर्ण उपाय है। फिर भी व्यक्ति उपभोक्ता घरेलू और समुदायों के दृष्टिकोण से यह बड़ी जल का मूल्य है, बड़ी समस्या जल का मूल्य है। आगे बढ़ते हैं। राष्ट्रीय जल नीति, इंडिया नेशनल वाटर पॉलिसी 2002, इसकी कुछ विशेषताएं देखते हैं हम। तो राष्ट्रीय जल नीति क्या कहती है, चलिए। राष्ट्रीय जल नीति सन 2002 जल आवंटन प्राथमिकताएं विस्तृत रूप से निम्नलिखित क्रम में निर्दिष्ट की गई हैं। पेयजल, सिंचाई, जल शक्ति, नौकायन, औद्योगिक और अन्य उपयोग। इस नीति में जल व्यवस्था के लिए प्रगतिशील नए दृष्टिकोण निर्धारित किए गए हैं। इसके मुख्य लक्षण इस प्रकार हैं। पहला है, सिंचाई और बहुउद्देशीय परियोजनाओं में पीने का जल घटक में सम्मिलित करना चाहिए, जहां पेयजल के स्रोत का कोई भी विकल्प नहीं है। अगला है, पेयजल सभी मानव जाति और प्राणियों को उपलब्ध कराना पहली प्राथमिकता होनी चाहिए। अगला है, भौम जल के शोषण को सीमित और नियमित करने के लिए उपाय करने चाहिए। अगला है, सतह और भौम जल दोनों की गुणवत्ता के लिए नियमित जांच होनी चाहिए। जल की गुणवत्ता सुधारने के लिए एक चरणबद्ध कार्यक्रम शुरू किया जाना चाहिए। अगला है, जल के सभी विविध प्रयोगों में कार्यक्षमता सुधारनी चाहिए। अगला है, दुर्लभ संसाधन के रूप में जल के लिए जागरूकता विकसित करनी चाहिए। अगला है, शिक्षा, विनिमय, उपक्रमणों, प्रेरकों और अनुक्रमणों द्वारा संरक्षण चेतना बढ़ानी चाहिए। आगे बढ़ते हैं। राष्ट्रीय जल नीति सन 2012 तथा गंगा संरक्षण के बारे में इस वेबसाइट पे जो दिया गया है www.rmin.nic.in, ये सूचना एकत्रित पर चर्चा करें। तो इसमें कुछ सूचनाएं दी गई हैं, तो ये सूचनाओं के ऊपर चर्चा करनी है, ये बाद में देख लिया जाएगा।
अगला इसमें देखते हैं जल क्रांति अभियान 2015-16। तो ये क्या है इसे भी देख लें एक बार। जल एक पुनः उपयोगी संसाधन है, तो इसका बार बार उपयोग किया जा सकता है, लेकिन इसकी उपलब्धता सीमित है तथा आपूर्ति और मांग के बीच अंतर समय के साथ बढ़ता जाएगा। तो जो इसकी सप्लाई है और जो डिमांड है इसके बीच में बहुत बड़ा अंतर है और ये बढ़ता जाएगा धीरे धीरे। वैश्विक स्तर पर जलवायु परिवर्तन दुनिया के कई क्षेत्रों में जल तनाव की स्थिति पैदा कर देगा। भारत की एक खास स्थिति उच्च जनसंख्या वृद्धि और तेजी से आर्थिक विकास के साथ पानी की बढ़ती मांग है। जल क्रांति अभियान भारत सरकार द्वारा 2015-16 में आरंभ किया गया। इसका मुख्य उद्देश्य देश में प्रति व्यक्ति जल की उपलब्धता को सुनिश्चित करना है। भारत के विभिन्न क्षेत्रों में लोग पारंपरिक तरीकों से जल संरक्षण और प्रबंधन सुनिश्चित करते हैं। जल क्रांति अभियान का लक्ष्य स्थानीय निकायों और सरकारी संगठन एवं नागरिकों को सम्मिलित करके इस अभियान के उद्देश्य के बारे में जागरूकता फैलाना है। जल क्रांति अभियान के अंतर्गत निम्नलिखित गतिविधियां प्रस्तावित की गई हैं। पहला है जल ग्राम बनाने के लिए देश के 672 जिलों में से प्रत्येक जिले में एक ग्राम जिसमें जल की कमी है उसे चुना गया है। दूसरा, भारत के विभिन्न भागों में 1000 हेक्टेयर मॉडल कमांड क्षेत्र की पहचान की गई। उदाहरण के लिए उत्तर प्रदेश, हरियाणा, कर्नाटक, तेलंगाना, तमिलनाडु, राजस्थान, गुजरात, उड़ीसा और मेघालय। तो यहाँ पर देख सकते हैं नॉर्थ में कुछ राज्य चुने गए हैं जैसे यूपी और हरियाणा। उसी तरीके से दक्षिण में है कर्नाटक, तमिलनाडु, तेलंगाना। उसी तरीके से पश्चिम में गुजरात, राजस्थान, पूर्व में उड़ीसा और उत्तर पूर्व में मेघालय। तो अलग अलग दिशाओं में अलग अलग राज्य मॉडल के रूप में चुने गए हैं जहाँ पर जल की कमी का निस्तारण किया जा सके। अगला है प्रदूषण को कम करने के लिए जल संरक्षण और कृत्रिम पुनर्भरण। भूमिगत जल प्रदूषण को कम करना। देश में चयनित क्षेत्रों में आर्सेनिक मुक्त कुओं का निर्माण करना। तो यहाँ पर जो आर्सेनिक कुओं का से मुक्त आर्सेनिक मुक्त कुओं का निर्माण यहाँ पर करना पड़ रहा है, करने की एक बात की गई है। और भूमिगत जल जो होता है ग्राउंड वाटर उसे शुद्ध करना और कृत्रिम तरीके से पानी को भरना तालाबों में, ये भी इसके पीछे एक प्लान बनाया गया। अगला है लोगों में जागरूकता फैलाने के लिए जनसंचार माध्यम जैसे रेडियो, टीवी, प्रिंटिंग मीडिया, पोस्टर, प्रतिस्पर्धा, निबंध प्रतियोगिता आदि माध्यम हैं। जल क्रांति अभियान इस तरह से बनाया जा गया है कि जल सुरक्षा द्वारा खाद्य सुरक्षा और आजीविका प्रदान की जाए। तो ये मोस्ट इम्पोर्टेंट चैप्टर था वाटर रिसोर्स और जल क्रांति। ये एक नई पहल है भारत सरकार की, तो ये सब चीज़ें हमें देखनी चाहिए। ये मोस्ट इम्पोर्टेंट चैप्टर आपका था और आज ये चैप्टर समाप्त होता है। देखो वाटर इज़ द वेरी इम्पोर्टेंट सोर्स इन आवर लाइफ। अगर वाटर नहीं होगा, पानी नहीं होगा तो हम लोग अपनी ज़िंदगी को सामान्यतः नहीं जी पाएंगे। जैसा आप और जो पानी है उसका संरक्षण बहुत ज़रूरी है। जल है तो कल है, अगर पानी नहीं होगा तो जीवन पूरी तरीके से हमारा अस्त व्यस्त हो जाएगा। तो पानी को किसी भी तरीके से हमें संरक्षित करना चाहिए, उसको रिसाइकल कैसे किया जा सके, उसका मैनेजमेंट कैसे किया जा सके, ये सब चीज़ें देखनी चाहिए। तो ये था आपका वाटर रिसोर्स चैप्टर नंबर 6 इंडिया, पीपल एंड इकोनॉमी बुक से। अब नेक्स्ट चैप्टर हम अगले वीडियो में देखेंगे। ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो को शेयर कीजिए। थैंक यू।